नमस्कार सभी को। स्वयं पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा में अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 3 हिंदी भाषा संरचना में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। व्याख्यान संख्या 17 जिसका शीर्षक है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान में जिन बिंदुओं का आज हम लोग अध्ययन करेंगे वे इस प्रकार से हैं। परिचय, वाक्य विज्ञान एवं वाक्य का तात्पर्य या विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। वाक्य के भेद, वाक्य के अंग और निष्कर्ष। वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य के विचाराभिव्यक्ति का माध्यम वाक्य ही होता है। अतः वाक्य भाषा की लघुतम पूर्ण इकाई है। वाक्य विज्ञान में महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। वाक्य का क्या तात्पर्य है, उसकी परिभाषा क्या है, भाषा में वाक्य का क्या स्थान है, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, वाक्य परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, किसी वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है, इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का विचार वाक्य विज्ञान में किया जाता है। सामान्यतया वाक्य विज्ञान के अंतर्गत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न पदों के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। इसलिए वाक्य विज्ञान के अंतर्गत किसी भी वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य का निर्माण, वाक्य का प्रमुख एवं आवश्यक तत्व माना जाता है। वाक्य विज्ञान एवं वाक्य का तात्पर्य। वाक्य ऐसे ध्वनि समूह को कहते हैं जिससे भाव एवं विचार की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाता है कि उनसे किसी भाव या विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो सके तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ाई कर रहा है। इस वाक्य को परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों की एक ऐसी नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति है जिससे किसी भाव एवं विचार की पूर्णतया स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। तात्पर्य है कि वाक्य ऐसे ध्वनि समूह को कहते हैं जिससे भाव और विचार की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है। मतलब केवल यहाँ पर ध्वनि की बात नहीं आ रही है बल्कि ध्वनि समूह की बात हो रही है। उन समूहों के माध्यम से भाव या विचार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। वाक्य को सामान्यतः ऐसे शब्दों के समूह के रूप में देखा जाता है जो किसी भाव को संपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। कोई भी भाव है उसको संपूर्ण रूप से, एक पूर्ण रूप से, पूरी तरह से जब प्रकट किया जाता है तो वो शब्दों का एक समूह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस संदर्भ में यूरोप में सबसे पहला प्रयास लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में थैक्स नामक विद्वान द्वारा किया गया, जबकि भारत में लगभग 150 ईसा पूर्व पतंजलि द्वारा वाक्य की इसी प्रकार की परिभाषा दी गई। इन दोनों विद्वानों ने वाक्य को ऐसे शब्द समूह के रूप में देखा है जो पूर्ण अर्थ की अनुभूति कराते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो कि पूर्ण अर्थ, ऐसा अर्थ नहीं कि कुछ अर्थ समझ में आए और कुछ से हम अनभिज्ञ रह जाएं, बल्कि पूर्ण अर्थ, पूरी तरह से समझ में आने वाली बात को जिसके माध्यम से कहा जा रहा है, जिन शब्दों के माध्यम से कहा जा रहा है, वो वाक्य कहलाते हैं। व्याकरणविदों ने वाक्य को विश्लेषण की दृष्टि से तोड़कर शब्दों में भी बांटा है, पर वास्तविकता यह है कि शब्द स्वयं वाक्य के हिस्से होते हैं। जो शब्द है वो वाक्य के ही भाग होते हैं, वाक्य के ही अंग होते हैं। अर्थात वाक्य शब्द जो है वो वाक्य के कृत्रिम खंड हैं, इसके बजाय कि वाक्य शब्दों का समूह है। उच्चारण की दृष्टि से वाक्य सार्थक ध्वनि समूह का समूह होता है। मतलब सार्थक ध्वनि ऐसी ध्वनियों का समूह है जो कि सार्थक है, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है, जिसका कुछ सही अर्थ निकल रहा है, किसका कुछ वांछित अर्थ निकल रहा है, जो किसी अर्थ की प्रतीति कराता है और धीरे धीरे भाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात लघु वाक्यों से बना एक संपूर्ण अनुच्छेद अनेक अर्थों की प्रतीति कराने में भी
सक्षम होता है। अगर हम परिभाषाओं को देखें तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी दी हुई हैं। भाषा शास्त्रियों ने वाक्य के विषय में सूक्ष्मता से विचार किया है। सर्वप्रथम बात करते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कि एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। ऐसा शब्द समूह जो कि एक विचार को, किसी एक संदर्भ के विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, तो वो शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरण दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम समापिका क्रिया अवश्य होती है। भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, वह इकाई होती है भाषा की जिसमें एक या एक से अधिक शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और जो अर्थ की दृष्टि से भी पूर्ण होते हैं और अपूर्ण व्याकरण दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। अगर व्याकरणिक कहीं सही नहीं है लेकिन फिर भी वो उस संदर्भ में लिखे गए हैं, तो उस संदर्भ के में उनका जो अर्थ प्रकट हो रहा है शब्दों के समूहों का, वो अपने में पूर्ण होता है। ऋषि जैमिनी के अनुसार एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, मतलब एक से अधिक पदों का जो समूह होता है उसको उन्होंने वाक्य कहा है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा दी है जिसमें बात करते हैं साइमन पीटर जी की। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई और लघुतम विचार है। जो वाक्य है वो भाषा की एक मुख्य इकाई है और लघुतम विचार है। गार्डिनर जी ने जो कहा है, वाक्य उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिससे किसी अभिधेय को पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, अर्थात वह शब्द है या शब्दों का समूह है जिससे किसी अभिधेय, जो हम ध्येय लेकर के चढ़े हैं, उसको हम पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। रॉबर्ट लाडो के अनुसार एक भाषा में शब्दों का वाक्य या वाक्य खंडों में निश्चित स्थान पर आने के विविध प्रतिमानों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विज्ञान में भाषा शास्त्री इन शब्दों या पदों की व्यवस्था के प्रतिमानों के विविध वाक्य अथवा वाक्य खंडों में तथा सभी शब्दों में पारस्परिक संबंधों का वर्णन करते हैं। यह प्रक्रिया वाक्य विज्ञान का क्षेत्र है कि इस वाक्य के शब्द क्रम प्रश्न सूचक हैं। क्या यह पुस्तक है? इसके विपरीत वाक्य का शब्द क्रम सामान्य वाक्य का सूचक है, यह एक पुस्तक है। अर्थात रॉबर्ट लाडो जी ने जो कहा है कि एक भाषा में शब्दों का वाक्य या वाक्य खंडों में निश्चित स्थान पर आने के विविध प्रतिमानों का अध्ययन किया जाता है। जो एक शब्द है वो वाक्य में, या जो वाक्य के खंड होते हैं उन शब्दों का एक निश्चित स्थान होता है उनमें। वाक्यों में भी एक शब्द का निश्चित स्थान है और जो वाक्य के खंड हैं, मतलब एक वाक्य के दो खंड हो सकते हैं और उन शब्दों का वहां पर भी एक निश्चित स्थान है, तो उनका ही हम इसमें अध्ययन करते हैं। उन शब्दों या पदों की व्यवस्था किस प्रकार की है उसका भी अध्ययन किया जाता है। विविध वाक्य या वाक्य खंडों में या सभी जो शब्द हैं उनका आपस में संबंध किस प्रकार का है इसका हम वर्णन करते हैं। और वाक्य विज्ञान का क्या क्षेत्र होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वाक्य के शब्द क्रम प्रश्न सूचक हैं या नहीं है, इनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ये क्या यह एक पुस्तक है, इसके आगे प्रश्न क्या शब्द लगने से ये एक प्रश्न वाचक वाक्य बन जाता है। इसके विपरीत यह एक पुस्तक है क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द नहीं लगाया गया है, ये एक साधारण वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट लाडो जी ने प्रश्नात्मक रूप से, साधारण रूप से वाक्य विज्ञान की को परिभाषित किया है। वाक्य विज्ञान का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है: ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान, वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान, इस वाक्य विज्ञान में एक भाषा के वाक्य संरचना का अध्ययन विभिन्न कालों में किया जाता है जिससे वाक्य संरचना के विकास क्रम एवं परिवर्तन का ज्ञान होता है। तात्पर्य है कि ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है
कि भाषा जो एक भाषा है उसकी जो वाक्य संरचना का अध्ययन हम विभिन्न कालों में करते हैं, मतलब क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास में हम वाक्य संरचना कैसे होती थी, विकास का क्या क्रम था और परिवर्तन अगर हुआ है तो किस काल में परिवर्तन हुआ है, इन सब की जानकारी हमें ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, इस वाक्य विज्ञान में एक भाषा के संरचना का अध्ययन, वर्तमान अथवा प्रचलित वाक्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक को इसका ज्ञान होना अधिक आवश्यक है, मतलब वर्णन करना, वर्णनात्मक में जो वर्तमान में भाषा की संरचना है, प्रचलित वाक्य संरचना है, किस प्रकार से वाक्यों की रचना हम कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, क्या बिंदुओं को ध्यान देना है, इन सभी का अध्ययन जो है वो वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान में किया जाता है। तुलनात्मक वाक्य विज्ञान, इसमें दो या दो से अधिक जो भाषाएं हैं उनकी वाक्य संरचना की तुलना की जाती है। तुलनात्मक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो दो या दो से अधिक भाषाएं हैं उन भाषाओं की में वाक्य संरचना किस प्रकार से हो रही है, वाक्यों का गठन कैसे हो रहा है, कर्ता क्रिया कर्म का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पर शब्दों को किस प्रकार से प्रयुक्त किया जा रहा है, विभक्ति प्रत्यय की कैसे वाक्य में प्रयुक्ति हो रही है, इन सबों की जब हम तुलना करते हैं एक से अधिक भाषाओं के संदर्भ में, तो वहां पर हम तुलनात्मक वाक्य विज्ञान में इन सब के हम लोग पूर्ण रूप से बात करते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अनुवाद विधि को अपनाते हैं। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का जो क्रम है वो कर्ता, कर्म तथा क्रिया होती है। अगर हिंदी में हम वाक्य की रचना कर रहे हैं तो उसमें कर्ता प्रथम आता है, फिर कर्म और तत्पश्चात क्रिया। लेकिन अंग्रेजी की अगर वाक्य रचना कर रहे हैं तो उसमें जो शब्दों का क्रम होगा वो कर्ता पहले आएगा, फिर क्रिया आएगी और फिर कर्म आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो जो तुलनात्मक वाक्य विज्ञान है वो भाषाओं में वाक्यों की संरचना की तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये शाखा है। वाक्य के अंग, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है। वाक्य जो है वो जो लघुत्तम इकाई, जिस पर हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि शब्द का अपनी विभक्ति के साथ जब प्रयोग होता है तो वो वाक्य में पद या रूप कहलाते हैं। तो वाक्य जो है वो पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसका अपने आप में अर्थ है, उन का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, पूर्ण रूप से अर्थ। ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि वो अधूरा है या हमें कम समझ में आना है, बल्कि पूर्ण अर्थ की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिला करके वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के दो अंग या घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आता है। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो हमारा कर्ता होता है, या हम इसको अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो संज्ञा, और उसका विस्तार को भी हम यहाँ पर लेते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाएं उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है। मतलब विधेय क्या करना है, हम क्या उद्देश्य लेकर के चले हैं, वो हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, घोड़ा दौड़ रहा है, आत्मा अमर है। उपयुक्त वाक्यों में जो राम है, घोड़ा है, आत्मा, ये उद्देश्य हैं, और जो विधेय हैं वो रावण को मारा, दौड़ रहा है और अमर है। अर्थात जहां पर कर्ता जिसके संबंध में बात हो रही है वो विधेय है, और जो क्रिया के संदर्भ में बात हो रही है वो हमारा विधेय कहलाता है, और जो कर रहा है वो उद्देश्य कहलाता है। वाक्य के भेद, विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद हैं। आकृति मूलक भेद, आकृति के आधार पर 4 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। अयोगात्मक वाक्य, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य, प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। अयोगात्मक वाक्य, अयोग का अर्थ है प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का मिला हुआ ना होना।
मतलब जहाँ पर प्रकृति प्रत्यय जो अर्थ तत्व है, संबंध तत्व है, उनका आपस में संबंध ना होना। अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग रहते हैं। इनमें कारक चिन्ह आदि स्वतंत्र शब्द होते हैं। चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा मानी जाती है। इसमें पद क्रम निश्चित है। कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण कर्ता के पूर्व आता है, जैसे ता जिन बड़ा आदमी, ता बड़ा जिन आदमी। इसमें ता विधेयक हो गया है, जिन ता आदमी बड़ा है। श्लिष्ट योगात्मक वाक्य ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय श्लिष्ट मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। श्लिष्ट का तात्पर्य है जुड़ना, तो यहाँ पर प्रकृति और जो प्रत्यय हैं वो मिले हुए होते हैं। इनमें प्रकृति शब्द, धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना कठिन होता है, क्योंकि आपस में श्लिष्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनको चाहे धातु हो या प्रत्यय हो, प्रकृति शब्द हो, उनको हम अलग कर पाने में हमें असंभव होता है। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता आदि इसी प्रकार की, जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं जिनमें हमारी प्रमुख है संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, वो इसी प्रकार के श्लिष्ट योगात्मक वाक्य से संबंधित होती हैं। संस्कृत के उदाहरण हैं पेड़ से पत्ता गिरा, वृक्षात् पत्रम आपतत, अहम गुरु द्रष्टुम अगच्छमम, मैं गुरु को देखने गया। यहाँ वृक्ष पंचमी एक वचन, पत्र द्वितीय एक वचन, पुल्लिंग एक है। इन वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जहां पर प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व अश्लिष्ट ढंग से मिले हुए होते हैं। प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होने पर भी तिल, तंडुल व तिल और चावल की तरह अलग अलग देखे जा सकते हैं। अर्थात प्रकृति और प्रत्यय मिले भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। मतलब वो इतना समीपस्थ नहीं होते हैं कि हम उनको अलग ना कर सकें या वो दृष्टि में हमारे नहीं आते, बल्कि वो इस तरह से मिले होते हैं कि उनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं। प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य ऐसे वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय इतने अधिक घनिष्ठ रूप से मिल जाते हैं कि पदों को पृथक करना कठिन होता है। पूरा वाक्य एक शब्द सा हो जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रश्लिष्ट योगात्मक कि इस प्रकार से वो प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होते हैं कि उनको हम किसी भी प्रकार से उन पदों को अलग नहीं कर सकते हैं, और वो पद जो है एक से अधिक पद आपस में मिल करके एक वाक्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। रचना मूलक भेद वाक्य की रचना या गठन के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सामान्य वाक्य इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय, अर्थात एक संज्ञा और एक क्रिया, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। सामान्य वाक्य बिल्कुल बहुत ही साधारण वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य हो रहा है और एक क्रिया, एक के द्वारा कार्य हो रहा है और दूसरा कार्य किया जा रहा है। जिसका उदाहरण मोहन जाता है, रानी खाती है, ये हमारे साधारण वाक्य के उदाहरण हैं। मिश्र वाक्य इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य होते हैं। जो मिश्र वाक्य है वो कई वाक्यों के मिश्रण से बनता है और उसमें एक वाक्य जो है वो मुख्य होता है, बाकी जो अन्य वाक्य हैं वो उसके आश्रित वाक्य होते हैं या उनको हम उपवाक्य कह सकते हैं। जैसे यशास्ति संस्कृत का उदाहरण है, यशास्ति वित्तम सा नर कुलीन, जिसके पास विद्या है उसका सर्वत्र आदर होता है, या जिसके पास धन होता है उसके सभी मित्र होते हैं। यहाँ पर जिसके और उसका, जिसका शब्द लगाने से जो एक वाक्य बन रहा है वो अपने आप में अपूर्ण है, और उसका उपवाक्य जब हमारे सामने प्रस्तुत होगा तभी वो जो हमारा प्रथम वाक्य था, मुख्य वाक्य था, उसका अर्थ हमें परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से एक मुख्य वाक्य है और उसके उपवाक्य भी होते हैं, और जब उपवाक्य हमारे सामने प्रस्तुत होंगे तभी हम जो मुख्य वाक्य है उसके अर्थ से हम परिचित हो पाते हैं। संयुक्त वाक्य इसमें एक अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, मतलब एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। इनके साथ आश्रित उपवाक्य एक या अनेक होते अथवा नहीं भी होते हैं। जैसे जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा तो वे स्नान करने नदी पर गए।
ये हमारा संयुक्त वाक्य जो दो उपवाक्यों के जो दोनों ही उपवाक्य हैं, जो प्रधान उपवाक्य हैं, उनके मेल से बना हुआ होता है। आश्रित उपवाक्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा तो यहाँ पर ये एक प्रमुख वाक्य है और इसका दूसरा जो उपवाक्य है वो भी अपने आप में प्रमुख है। तो दोनों ही जो प्रधान वाक्य होते हैं वो दोनों ही प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। शैली मूलक भेद। शैली के आधार पर वाक्यों के 3 भेद किए गए हैं: शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। शिथिल वाक्य, इसमें अलंकृत या मुहावरेदार वाक्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वक्ता या लेखक मनमाने ढंग से बात कहता है, जैसे एक थी रानी कुंती, उसके 5 पुत्र, एक का नाम युधिष्ठिर, एक का नाम भीम, एक का नाम कुछ और एक का नाम कुछ और एक का नाम भूल गया। ये कथावाचक आदि की शैली होती है। मतलब शिथिल वाक्य जो अपने आप जब इनको पढ़ो, इन वाक्यों से लिखित अगर किसी कहानी को या अनुच्छेद को पढ़ा जाता है तो वो अपने आप में बहुत ही लगता है कि बेमन ढंग से उनको लिखा गया है और उनमें किसी भी जो हमारे लेखन के तत्व होते हैं, रचना के तत्व होते हैं, शब्द लेखन के तत्व होते हैं या वाक्य रचना के तत्व होते हैं, उनको कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। लिखते समय जो भी मन में आया, जिस प्रकार से आया, जिस समय जो शब्द आया, उसको उसी रूप में लिखित कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बिल्कुल इनमें जो अलंकृत है या मुहावरा है, या कह सकते हैं कि वाक्य भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन उसको पढ़ने से हमें जो कहना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति होती, मतलब अर्थ समझ में आ जाता है। समीकृत वाक्य, इसमें संतुलन और संगति का ध्यान रखा जाता है। जैसे यस्यार्था तस्य मित्राणि, जिसके पास पैसा उसी के मित्र। यतो धर्मस्ततो जय, इतो भ्रष्ट स्ततो भ्रष्टा, यथा राजा तथा प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, न घर का न घाट का। समीकृत वाक्य विरोध मूलक भी होते हैं, अर्थात मतलब संतुलन और संगति का भी ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसा है जहां पर शासक जैसा होगा, प्रजा वहां की उसी प्रकार से होती है, या घर का मुखिया जैसा है, अच्छा है और सबका सम्मान करने वाला है, तो हम घर के जो और सदस्य हैं वो भी उसी प्रकार से कार्य को करते हैं। तो संगति या संतुलन की भी बात यहाँ पर कही जाती है और दूसरी विरोध मूलक भी यहाँ पर वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कहाँ हंस, कहाँ कहीं बगुला, कहाँ राजा, कहाँ रंक, अर्थात कहाँ जब हम दो विरोधी तत्वों की बात करते हैं, दो विरोधी विचारों की बात करते हैं या दो विरोधी व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो वहां पर भी हमारा जो है वो समीकृत वाक्य आता है कि कहाँ राजा, कहाँ रंक, कहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं और कहाँ शेर और के समान गुणों वाला और कहाँ पर जो बिल्कुल भागने वाला है, सारी चीजों से मन चुराने वाला है, कार्य ना करने वाला है, कहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में लोकोक्ति का भी प्रयोग हमें कभी दिखाई देता है, मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता है। आवर्तक वाक्य, इसमें क्रिया कथनीय वस्तु में दी जाती, जो क्रिया है वो एक कथन के रूप में दी जाती है। श्रोता की जिज्ञासा अंतिम वाक्य सुनने पर पूर्ण होती है। जो श्रोता है जब तक कि वो जो सुन रहा है वो उस वाक्य के अंतिम या उस अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को सुन नहीं लेता है, तब तक कि उसकी जिज्ञासा बनी होती, क्योंकि उसको अर्थ जो है वो अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, वो अर्थ की प्रतीति उसको नहीं हो पाई है, जो कि पूर्ण जब वाक्यों को पूर्ण अनुच्छेद को सुनने पर उसको जो अर्थ परिलक्षित होगा। जैसे अगर आदि, यदि है, अगर है आदि, इन शब्दों को जब हम किसी वाक्य की संरचना में लगाते हैं तो वहां पर हमारे जो पहला वाक्य है और उसके बाद में अगर यदि शब्द लगाया गया है तो वहां पर उसके आगे के वाक्य को पढ़ना या उसको सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यदि सुख चाहिए, यदि शांति चाहिए, यदि कीर्ति चाहिए, यदि अमरता चाहिए तो विद्या अध्ययन में मन लगाओ। मतलब तात्पर्य है कि अगर आपको सुख, शांति, कीर्ति, प्रसिद्धि चाहिए तो आपको
विद्या अध्ययन करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वो आवर्तक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, अच्छा कर, अगर आप अच्छे सफल होना चाहते हैं, आप अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। अर्थमूलक भेद, अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रमुख भेद किए गए हैं। विधिवाचक वाक्य, इन वाक्यों से किसी बात के होने का आभास होता है, जैसे कृष्ण काम करता है। अर्थात विधिवाचक मतलब जहां पर काम के होने की पता चल रहा है, वो आपके विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों से किसी बात के ना होने का अभ्यास होता है, जहां पर निषेध किया जा रहा है कि नहीं करना है, तो ना होने का आभास होता है, जैसे कृष्ण काम नहीं करता है। प्रश्नवाचक वाक्य, ये वे वाक्य हैं जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती है, जानने की अभिव्यक्ति होती है, वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या कृष्ण काम करता है, मतलब यहाँ पर एक पूछना चाह रहे हैं कि क्या कृष्ण काम करता है, वो आपके वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, इन वाक्यों से आज्ञा का आभास होता है, मतलब जहां पर आज्ञा दी जाती कि ऐसा तुम करो, तुम काम करो, तुम पढ़ाई करो, यहाँ पर वो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह सूचक वाक्य, इन वाक्यों में संदेह की भावना छिपी रहती है, जैसे कृष्ण काम करता होगा। अर्थात जहां पर एक संशय की स्थिति है, जहां पर हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा या नहीं होगा, जहां संदेह है, संभावना जहां पर व्यक्त होती है, वो हमारे वाक्य जो है वो संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छार्थक वाक्य, इन वाक्यों में किसी इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जब हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, उसके अच्छा करने के लिए हम इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करे। यहाँ हम इच्छा की बात कर रहे हैं कि हमारी इच्छा आपके प्रति ऐसी है जो कि आपके लिए सकारात्मक होगी, तो यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। ये आपके सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ में भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जब हम इसकी बात करते हैं इच्छार्थक वाक्यों की, तो वो सकारात्मकता के संदर्भ में इसकी बात आती है। संकेतार्थक वाक्य, इन वाक्यों में किसी भाव का संकेत मिलता है और साथ ही साथ कोई शर्त भी रहती है, जैसे यदि कृष्ण पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, मतलब संकेत दिया गया कि अगर मेहनत की होती तो उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत अधिक थी, तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, तो इस भाव को हम इस वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्य, इन वाक्यों से हर्ष, शोक अथवा आश्चर्य प्रकट होता है, जहां पर अरे, ओहो, इन सब की जो बात आती है वो आपके विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं, जैसे अरे तुम उत्तीर्ण हो गए। क्रियामूलक वाक्य, वाक्य में क्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य या क्रियाहीन वाक्य। क्रिया युक्त वाक्य उन्हें कहते हैं, सामान्यतः सभी भाषाओं में एक वाक्य में एक क्रिया होती है, वह विधेय के रूप में होती है। अधिकांश वाक्य इसी कोटि में आते हैं, जैसे सः पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। वाच्य के आधार पर क्रिया युक्त वाक्य जो है वो 3 प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता में प्रथमा होती है, राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब कृत्य जो कर्ता से संबंधित है। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है और कर्म में प्रथमा होती है, जैसे मया पुस्तक पढ़ते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब कृत्य जहाँ कर्ता की प्रमुखता है, कर्मवाच्य में जहाँ कर्म की प्रमुखता जो किया जा रहा है, और भाववाच्य में क्रिया मुख्य होती है, कर्म नहीं होता है। कर्ता में तृतीया होती है, जैसे मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो ये आपके क्रिया युक्त वाक्य हैं और इनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। क्रियाहीन वाक्य, प्रचलन के आधार पर कई भाषाओं में क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग होता है, वही क्रियापद गुप्त रहता है। हिंदी, अंग्रेजी में समानतया सहायक क्रिया का होना अनिवार्य है, जैसे संस्कृत इदम मम गृहम, ये मेरा घर है।
प्रश्न वाक्यों में प्रश्न और उत्तर दोनों स्थलों पर या केवल उत्तर वाक्य में क्रिया नहीं होती है। लोकोक्तियों, मुहावरों में क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग होता है। जो क्रियाहीन, जहाँ पर क्रिया की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, वो आपके जो वाक्य बनते हैं वो लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से बनते हैं और यथास्थान हम उनका अपनी अधिगम या शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, गुण पूजा के स्थान है, सत्यम शिवम सुंदरम आदि जो ये शब्द हैं ये हमारे क्रियाहीन वाक्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य की दृष्टि से 3 भेद होते हैं: संयत वाक्य, शिथिल वाक्य और संतुलित वाक्य। संयत, इसमें पाठक को अंत तक जिज्ञासा रखने का भाव एवं विचार रहता है। अंत तक उसकी जिज्ञासा बनी रहती कि क्या कहा जा रहा है, उसको सुनना वो चाहता है, पढ़ना वो चाहता है। शिथिल वाक्य, जहां पर भाव और विचार अंश पहले से ही आ जाता है और बाद में उसकी व्याख्या की जाती है। मतलब सारी जिज्ञासाएं जो पाठक की हैं वो पूर्व में ही कह सकते हैं उनका समाधान हो जाता है और इस वजह से वो आगे पढ़ने के इच्छुक नहीं होते हैं। संतुलित वाक्य, इसमें आंतरिक क्रमबद्धता होती है। किसी एक वाक्य या शब्द को निकाल देने से वाक्य निरर्थक हो जाता है। मतलब संतुलित, जहां पर अगर हम किसी वाक्य के जो 2 उपवाक्य हैं उनमें से या 3 उपवाक्य उनमें से किसी एक वाक्य को निकाल देंगे तो वो वाक्य अपने आप में अपूर्ण होगा और जो अर्थ की प्रतीति कराना चाहता है वो उस अर्थ की प्रतीति नहीं करा पाएगा। वो आपके वाक्य जो है संतुलित वाक्य कहलाते हैं। अतः निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भाषा को सीखने के लिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण सीखना। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम वाक्यों के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करते हैं जिससे हमारे वाक्य ज्ञान के साथ साथ भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। संप्रेषण की सफलता पूर्ण वाक्य के साथ साथ भाषा के सही प्रयोग पर भी निर्भर करती है। वाक्य में जितनी सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतना ही वह अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होगा। शिक्षक का यह प्रयास रहना चाहिए कि वाक्यों के अंग और उसके प्रकारों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ से ही बालक को शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट वाक्य रचना के लिए प्रेरित करे। शिक्षक का प्रारंभिक प्रयास ही बालक की विचार अभिव्यक्ति में पर्याप्त सुधार ला सकता है जिससे वह शुद्ध वाक्यों से अपनी विचार अभिव्यक्ति कर सके। अर्थात इस पूरे व्याख्यान में जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी है कि वाक्य का निर्माण कैसे हो रहा है या वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनका गठन कैसे होना चाहिए, प्रकार के आकृति मूलक, इन सब पर हम लोगों ने चर्चाएं करी हैं। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभान्वित हुआ होगा। अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को सामने रख सकते हैं। धन्यवाद।